हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 9th सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कहते नहीं है ग्रेविटी के कारण तुम नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो केवल अर्थ की तरफ ही नहीं, अगर हम देखें तो मून क्या है, अर्थ के अबाउट रोटेट करता है। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ जो है सन के अबाउट रोटेट करता है। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ा था ना सेंट्रीपिटल फोर्स में, अर्थ और सन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो एक बार इसी तरीके से न्यूटन साइंटिस्ट जो हैं, सर आइजैक न्यूटन, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एप्पल के, और बैठे बैठे उनके सर के ऊपर क्या है, एप्पल आके गिरा। ठीक है, तो इस फिनोमेना ने उन्हें सोचने पे मजबूर किया कि ये आखिर एप्पल नीचे क्यों गिरा। ठीक है, हम और आप बैठे होते वो सोचते नहीं, वो सीधे खा लेते। तो उन्होंने क्या है, इसके बारे में सोचा। तो इनके बारे में सोचा तो उन्होंने फिर आइडिया लगाया कि हर ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर धीरे 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 उन्होंने इसको विस्तार से डिटेल में जब इस पे रिसर्च हुई तब उन्हें पता चला कि मून भी अर्थ की तरफ रोटेट होता है। इसलिए ये किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अर्थ भी सन के अबाउट रोटेट होता है। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन ने अपना, और उन्होंने ये भी पता लगाया कि अर्थ, मून, सन, केवल ये नहीं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। हर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तब उन्होंने अपना एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या बताया, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे की टुवर्ड्स क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर इंक्रीज होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स इंक्रीज होगा। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आओ एक बार लिख के देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts each other। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, with a force called gravitational force। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करता है। किससे अट्रैक्ट करता है, विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। विच इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, बिटवीन का साइन है। ठीक है, तो अगर
अगर आप याद करना चाहें इसकी डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किससे अट्रैक्ट करते हैं, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो एक बार आखिरी बार रिपीट कर देते हैं, every object in this universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो आइए इसका मतलब समझते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m2 है। ठीक है, क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, ठीक है, तो इन दोनों की मान लीजिए अगर बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे पहली बात तो। और जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, m1 m2 बढ़ेगा तो बीच का उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे अर्थ और सन हो गए, ठीक है, इनका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 20 इतनी लेवल का। ठीक है, तो इतना ज्यादा मास होने के कारण इनके ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स रोटेट करते हैं। मतलब अर्थ क्या है, सन के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इस पूरे समान को एक साथ अगर इकट्ठा कर दें तो फोर्स क्या है, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इन सबको क्या है, इकट्ठा करके लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, और जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं, देखो इस केस में इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है कैपिटल G इज इक्वल m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना अगर नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आखिर कैपिटल G है क्या। ये मिटा देते हैं ना। ठीक है, तो अगर हम केवल कैपिटल G की वैल्यू देखें, कैपिटल G क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, कैपिटल G की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली है। ठीक है, अब दो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो जैसे हमने क्लास 8 में किसकी पढ़ी थी, वर्क की पढ़ी थी। जब
कोई भी 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देता है तो 1 जूल ऑफ वर्क होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आर को इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, ऑब्जेक्ट जो लेंगे वो कैसा लेंगे, एक ये 1 kg का ऑब्जेक्ट, एक ये 1 kg का ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ एफ की वैल्यू इंटू 1 मीटर का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो जी इज इक्वल टू हो गया क्या, जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ हो गया। तो जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अप्लाइड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ 1 kg मास। ठीक है, gravitational constant is equals to gravitational force applied between objects each of 1 kg mass separated by a distance of 1 meter। ठीक, gravitational constant is equals to gravitational force between two masses each of 1 kg separated by a distance of 1 meter। मतलब gravitational constant gravitational force के बराबर होता है, जो फोर्स किसके बीच में लग रहा हो, एक केजी के दो मास के बीच में, और वो दोनों मास जो हैं 1 मीटर से दोनों सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट की बात करें, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं मीटर स्क्वायर, अपॉन मास की यूनिट क्या होगी, केजी, केजी इंटू केजी। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें। चलो, तो एक बार सबको समराइज कर लेते हैं। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ force called gravitational force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, ये क्या हो गई, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक, उससे हमने ड्राइव किया क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट 1-1 किलो के हैं और वो 1 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वही क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहां से हमने उसकी यूनिट निकाली, यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मास की केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू देखें, कैपिटल जी की वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंट्स द्वारा, ठीक है, प्रैक्टिकल के द्वारा निकाली गई है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.673 या 2, या फिर कई बुक में 6.67 भी बोलते हैं। ठीक है, 6.67 याद करो बस। ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एक्टिंग बिटवीन टू मास ऑफ 1 kg ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, सब कुछ इसके बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, यूनिट पता चल गया आपको। ठीक है, चलो अब आज के लिए इस
लेक्चर में इतना ही, ठीक है, हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल लॉ के इंपॉर्टेंस जानेंगे, ठीक है, ये कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है अभी इस चैप्टर में, तो वो क्या जानेंगे हम अगले लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।